अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जंग को एक हफ़्ता हो चुका है और अब ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग नहीं रही। इसके झटके पूरी दुनिया को लगना शुरू हो गए हैं। ईरान में 1300 से ज़ायद शहादतें, इसराइल पर मिज़ाइलों और क्लस्टर बमों के हमले, खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे, सफारतखाने और ऑयल फील्ड्स भी निशाने पर हैं। ईरान कहता है कि हमने हमले नहीं किए, तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये आग भड़का कौन रहा है। उधर सबसे बड़ा झटका लगा है आबनाए हुर्मुज़ को, वो समंदरी रास्ता जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। अगर यही रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तक की मईशतें हिल जाती हैं। और इस जंग के सिर्फ 7 दिनों में आलमी मंडी में तेल की कीमत 26% बढ़ चुकी है। ऑयल टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने से इनकार कर दिया है। कतर ने LNG की पैदावार रोक दी है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो तेल $150 फी बैरल तक पहुंच सकता है। लेकिन नाज़रीन, जब आलमी सियासत में जंग के बादल गहरे होते हैं तो इसकी तपिश सबसे पहले अवाम की जेब तक पहुंचती है। पाकिस्तान में भी इसी कशीदगी के नाम पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 55 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल अब 321 रुपए और डीजल 335 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा है। ये इजाफा ऐसे वक्त में किया गया है जब आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। मौसमी माहिरीन कहते हैं कि ईंधन महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, खुराक और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया समेत हर चीज महंगी हो जाती है। यानी महंगाई की एक नई लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेती है। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर पहले ही निस्बतन कम कीमत पर खरीदे गए थे तो फिर अचानक कीमतों में इतना बड़ा इजाफा करने का जवाब क्या है? क्या ये वाकई आलमी हालात की मजबूरी है या फिर एक बार फिर इसका सारा बोझ बराह रास्त आवाम की जेब पर डाल दिया गया है? और अगर आलमी मंडी में तेल वाकई $150 फी बैरल तक चला गया है तो क्या पाकिस्तान में पेट्रोल 500 रुपये फी लीटर तक पहुंच जाएगा? ये वो सवालात हैं जो आज हर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आम आदमी के लिए ज़िंदगी की गाड़ी चलाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे मशरिक़ वस्ता की ये जंग कहाँ तक जा रही है, दुनिया की मईशत पर इसके क्या असरात मरतब हो रहे हैं और सबसे अहम, पाकिस्तान इस तूफान के लिए कितना तैयार है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका फारूक हमीद साहब और आपके कीमती वक्त का। सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि फ़ौज और हुकूमत की जो मौसर हिकमत अमली है उस हवाले से फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम उरी की जो सऊदी वज़ीर दिफा शहजाद खान बिन सलमान से जो मुलाकात हुई है उसके फ़ौरन बाद ईरान के सदर का जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि जी पड़ोसी ममालिक पर कोई हमला नहीं होगा। तो सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत की जो कोशिशें हैं, वो डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हैं, उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है ये? इस मंजरनामे में क्या कहना ये गलत होगा कि पाकिस्तान ने खत्ते में अमन कायम रखने में एक बहुत फाल किरदार अदा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखेंगे पिछले साल की इंडिया के साथ जंग के बाद जो पाकिस्तान की कन्विंसिंग विक्ट्री थी, उसने दुनिया में पाकिस्तान का जो स्टेटस है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो स्टेटस में बहुत इजाफा हुआ। और यही वजह है कि लोग जो हैं बड़ी तादाद में लाइन लगा के आ रहे थे पाकिस्तान, इस्लामाबाद सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को मिलने के लिए वगैरह, रिलेटेड टू मिलिट्री ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन दोज कंट्रीज एंड पाकिस्तान। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई है उसके बाद डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में। और यही वजह है कि अभी ये जो आज कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। बल्कि मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक को भी पाकिस्तान के शुक्रगुजार होना चाहिए। कतर हो गया, कुवैत हो गया, UAE, बहरीन वगैरह, इनको भी शुक्र अदा करना चाहिए। खासकर खुसूस पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल साहब जो फील्ड मार्शल जो गए हैं और उनके सऊदी डिफेंस मिनिस्टर को मिले हैं। और देखें उसके बाद फिर ये आ गया अमेरिका, अपना ईरानी प्रेसिडेंट का कि नहीं, हम अपने नेबर पे हमला नहीं करेंगे बशर्ते कि वहां से हम पर हमला ना हो। इट इज अंडरस्टैंडेबल
कि अगर आप पे हमला नहीं हो रहा, आप किसी नेबर की सरजमी आप पे इस्तेमाल खराब इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर आपको क्या हमला करने की जरूरत है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का टॉप मिलिट्री लीडरशिप का सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ ये बातचीत नहीं हुई है। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों का ईरानी लीडरशिप के साथ भी पिछले 3-4-5 दिनों से बड़ा राब्ता था, जिसमें कम्युनिकेशन थी कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए। ठीक है ना जी। और मेरे ख्याल उसकी वजह से ये जो बेनिफिट जो अनाउंसमेंट है, जिसमें मैंने पहले कहा, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी, बल्कि उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, बल्कि इवन फॉर द अदर गल्फ कंट्री, तो ये बात है वो क्लियर होगी। लेकिन मसला ये है कि जो अमेरिका है वो तो बज़िद है, उनके अपने अज़ाइम जो हैं वो तो किसी के काबू में नहीं आ रहे। आज ट्रंप ने क्या कह दिया, उसने कहा कि जनाब आप देखेंगे आज रात जो है हम फिर आपके साथ क्या करते हैं, आज रात के कल रात। और उन्होंने अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जो है जॉर्ज बुश जिसका नाम है, उसको भी जब मैं पढ़ रहा था वो उसको भी उसी इलाके में भेज दिया। इसका मतलब ये कि उनके अज़ाइम जो है वो बड़े खतरनाक हैं। ये कोई सिंपल रिजीम चेंज का मामला नहीं है, समझने की कोशिश करें। ये सिंपल रिजीम चेंज नहीं है, ये सिंपल ये नहीं कि उनके वसाइल पे कब्जा करना, ये बड़ी ग्रैंड गेम है। जिसको ग्रेटर मिडल ईस्ट बोलते हैं, जिसको ग्रेटर इसराइल बोलते हैं, जिसमें इन्होंने ईरान को, अब मैं पहले हम कहते थे ना पिछले 5-6 दिनों से, चंद दिनों से, कि ईरान को ये तेहरान को बनाना चाहते हैं गजा। ठीक है ना जी। ये ईरान को बनाना चाहते हैं सीरिया। मतलब क्या हुआ, जब से कुर्दिस्तान के वो किराए के मर्सनरीज जो है उनको इराक से लॉन्च कराया, ठीक है ना जी, CIA ने, ये जो भी वेस्ट इन लोगों ने इसराइल के साथ मिलके, तो वो मकसद क्या है? मकसद ये है कि खून रेजी बढ़ाए, मकसद ये है कि इंटरनल वहां पे इनको ईरानी फोर्स के साथ क्लैश कराया जाए। खुद बाहर बैठे, खुद नहीं अंदर आएंगे, खुद आए ना, खुद बूट्स ऑफ ग्राउंड करें तो बात तो फिर बने ना। लेकिन नहीं, वो बॉडी बैग से डरते हैं। उन्होंने जनाब वो किराए के कातिल जो है उनको भेज दिया अंदर, सिर्फ इसलिए कि कुर्दिस्तान के जो लोग हैं वो उनका भी मामला चल रहा है इराक के अंदर, ठीक है, और तुर्किया के हवाले से भी, तो लिहाजा वो आएंगे और जो ईरानी कुर्दिस्तान है वहां पे मिलके फिर वो जाहिर बात है बगावत में एक नई लहर जो है वहां पे शुरू होगी अगेंस्ट ईरानियन रिजीम। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चलो ये तो अच्छा हो गया, एक साइड पे ये मामला तो सेटल हो गया, मिडिल ईस्ट वाला, ये नेबरिंग कंट्रीज वाला, गुड जेस्चर बाय ईरान, उसने पाकिस्तान की बात की, अपना उसको एक्सेप्ट किया है, हमारी लॉजिक को एक्सेप्ट किया है कि भाई अपने मुसलमान भाइयों को अगर आप हमला करेंगे, चाहे बेशक शुरू में जो हमले हुए थे वो इनके इंटरेस्ट के हुए थे, उनके बेसिस के ऊपर हुए थे, बाद में फिर आप अमेरिकन बेसिस थे, बाद में आपने देखा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, ये इसराइलीज ने कराए हैं, ये CIA, मोसाद, ये जो बड़ी एजेंसीज हैं ये इन्होंने कराए हैं। और ये अच्छा फारूक हमीद साहब, क्योंकि इस वक्त जो ये बिल्कुल कहना दुरुस्त होगा मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान का किरदार सब बड़ा मज़बूत है और बहुत मुस्तहकम है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तमाम ममालिक के साथ खड़ा हुआ है और कोई भी मुल्क बशमूल अमेरिका पाकिस्तान के इस किरदार को ना ही चैलेंज कर पा रहा है और ना ही इसके मुखालिफ हो पा रहा है। तो ये तो एक, अगर कहा जाए तो बड़ा दुरुस्त है। और इस वक्त जो फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखा जाए तो ये बहुत मौसर किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल ने। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सालिसी का जो असर है, तो ईरान ने हालिया हमलों के लिए पड़ोसी ममालिक से माजरत भी की और अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने मजीद हमलों से जो है वो बाहर रखने का फैसला भी किया है। तो सर आपके नज़दीक ये पेशरफ्त इस बात की अक्कासी नहीं करती कि पाकिस्तान ने अपनी जो डिप्लोमेटिक मिलिट्री लीडरशिप है रीजन के ज़रिए उसे एस्केलेशन रोकने में एक मजबूत और अहम किरदार अदा किया है? ये तो मैं आपको पहले जवाब दे चुका हूँ कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये फील्ड मार्शल साहब ना जाते और हमारे इनके साथ रवाबित ना होते, कम्युनिकेशन ना होती विद ईरानियन टॉप लीडरशिप, तो कभी ये इस किस्म का प्रेशर होती ना,
ये इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि सर पाकिस्तान तो एक ऐसे पुलसराज से गुजर रहा है कि अगर वो इधर होता है तो मुसीबत, इधर होता है तो मुसीबत, लेकिन वो बड़ा बैलेंस लेके चल रहा है पाकिस्तान इस अपनी स्ट्रैटेजी। आप मुझे आप मौका देना, मैं जरा बात कर रहा हूँ। बात ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ये है कि हम साइड नहीं ले सकते। वो कि हमारा सऊदी अरबिया के साथ एक दफाई मुआहदा है और जो हाल ही में चंद हफ्ते पहले साइन हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सऊदी अरेबिया के दिफा में भी बात करें, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम ईरान के खिलाफ जो है वो हथियार उठा लें या ईरान के खिलाफ जो है किसी जंग में शामिल हो जाए। हम वो काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बड़ा जिसको कहते हैं बैलेंस होके करके हमने टाइट रोप के ऊपर चलना है। ये जो डिप्लोमेटिक टाइट रोप है, ठीक है जी, और वो हम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि जिसकी वजह से कि लोग जो है वो पाकिस्तान को अमन के लिए इस खत्ते में, रीजन में और अपना मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं उसको लोग सराहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द अमेरिकन। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ हम इस वक्त तकरीबन न्यूट्रल हैं। हम नहीं चाहते हैं भाई कि पहली बात कि ईरान की जो स्टेबिलिटी है, ईरान की जो खुद मुख्तारी है, ईरान की यकजहती सॉवरेनिटी हम चाहते हैं वो बिल्कुल कायम रहे, उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर खुदा न खास्ते ईरान कलैप्स करता है तो वो पाकिस्तान पे बड़े मुज़र असरात होंगे। तो अगर ये मुसलमान ममालिक आपस में लड़ पड़ते हैं कि जिस तरह खबरें आगे थी, ये कतर तैयार है कि वो अपनी एयरफोर्स को लॉन्च करेगा इसके ऊपर, ईरान के ऊपर, सऊदी अरेबिया तैयार है कि वो भी मिसाइल मारेगा। आफ्टर सबकी बड़ी बड़ी एयरफोर्सेज हैं, सबके पास तमाम मिसाइल पावर है। तो फिर तो अगर ये मुसलमान ममालिक आपस में लड़ने शुरू हो जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए एक जाहिर बात है बहुत ही एक खतरनाक सूरत हाल है जो डेवलप हो जाएगी। वहाँ पे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं गल्फ में, हमारे उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट उनके साथ लिंक करना है, हमारे उनके साथ मुआहदे है। तो बात में ये कहने की करूँ कि पाकिस्तान का एक रोल इस वक्त बड़ा पॉजिटिव है और ऐसा रोल है जो कि हमें इस वक्त अदा करें, तभी तो हमारी इज्जत बनती है इस्लामिक वर्ल्ड में कि यार कोई मसला हो तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा फॉर पीस जो है अमन के लिए पाकिस्तान हमेशा हाजिर होता है। वो अलग बात है कि अफगानिस्तान वाले जो है उनके साथ भी पिछले 10 दिनों में आप देख रहे हैं कि कितनी हम वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यही मुसलमान ममालिक जो है, ठीक है, उन्होंने एफर्ट किया पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पिछले 4 महीने पहले वो तुर्किया ने, कतर ने कि किसी तरह आपस में हमारा को मुआहदा हो जाए, पीस एग्रीमेंट हो जाए अफगान तालिबान गवर्नमेंट से। लेकिन नहीं, आप देखें कि उससे ज्यादा इन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला, अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन द अफगान तालिबान गवर्नमेंट, क्योंकि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो इंडियन के साथ मिली थी। किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इंडियन पे प्रेशर डाले कि बाहर आ जाओ, तुम क्यों पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हो भाई अफगानिस्तान। ये मेरा पॉइंट आप ध्यान में रखें जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम क्योंकि बेसिकली हमारे पाकिस्तानियों के दिल साफ है, दिल क्लीन है, तो लिहाजा जब मुसलमान ममालिक की बात आती है तो हम बिला कोई और किसी नहीं कंसिडरेशन के हम हमेशा उनके मफाद के लिए जो है आगे आते हैं। अच्छा फारूक अहमद साहब, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी कि सर ये जो सफारती बैक चैनल की बातें सरगर्म है, तो क्या मशरिक़ वस्ता में उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है कि अमन की तरफ जाएंगे? अमन की कोई किरण नज़र आ रही है आपको? नहीं, अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी ट्रम्प ने बड़े बयान में क्या दिया है इसी बात के ऊपर कि ईरान ने कहा कि नेबर्स पे, हमसायों पर हमला नहीं करेंगे। उसने कहा देखें जी, ईरान ने तो सरेंडर कर दिया अपने मुस्लिम नेबर पे, ईरान ने तो शिकस्त मान ली और अब आप देखेंगे हम ईरान के साथ क्या करते हैं आज रात को या कल। तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बताया कि देखें उनके अज़ाइम और हैं, वो अमन की बात नहीं कर रहे हैं, वो जंग की बात कर रहे हैं, वो ईरान को तबाह करने की बात कर रहे हैं, वो ईरान के अवाम को वैसे तो कहते हैं कि वो हम ईरान के अवाम के साथ है, लेकिन देखिए किस किस्म की उन्होंने जो कारपेट बॉम्बिंग की है तेहरान पे और बाकी जगहों पे पिछले 3-4 दिनों में, तो क्या वो आपके ख्याल में वो अमन के लिए कर रहे हैं? वो उनके अज़ाइम बहुत हैं, वो चाहते हैं कि ईरान में वही खून रेजी हो, उसी तरह को जिसमें लिबिया में है कि एक तरफ बंगाली में एक हुकूमत है और ट्रिपोली में एक और हुकूमत है। सीरिया में इन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ ग्रुपों को लड़ा के तबाह करके रखते हैं सीरिया को। इराक को इन्होंने क्या किया, यही वो ईरान के साथ करना चाहते हैं। समझे उनकी हकमत अमली क्या है, ये बाहर ये वेस्ट के लोगों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्क में सियासी मैदान में क्या कुछ हो रहा है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।